तो आप सभी लोगों का जो है अपना अपना शॉर्ट एनालिसिस तैयार हो चुका है लगभग। अभी तक आपसे शुरू करें ना फिर स्ट्रेंथ में दिए हैं सर टेक्निकल स्किल, डिसिप्लिन, एबिलिटी टू मल्टीटास्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। वेरी नाइस। वीकनेस में डाले हैं सर कि आई फाइंड इट चैलेंजिंग टू मेक द वीकेस्ट स्टूडेंट एंगेज इन द क्लास। ओके क्लास में जो वीकेस्ट स्टूडेंट सब है उसको एंगेज कैसे कर पाए बोर्ड तक। यस अपॉर्चुनिटी में ऑनलाइन टीचिंग वगैरह टेक्निकल। यस थ्रेड्स में है सर टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन आ सकती है, लर्निंग डिस्ट्रैक्शन। लर्निंग डिस्टेंस। वेरी नाइस, वेरी गुड। यस सर। स्ट्रेंथ में मेरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्यूरियोसिटी। वीकनेस में है एंगर, ट्रस्ट ऑन एवरीवन। ओके अपॉर्चुनिटी में न्यू टेक्नोलॉजी, जिसकी सहायता से हमारे फ्यूचर में काम कर सकते हैं। और थ्रेड्स में है टू मच वर्क, नॉट एनफ, कोई ज़्यादा टाइम सारे काम करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं। यस वेरी नाइस। Strength with confidence, यस weakness with lack of money and time, ओके opportunity in education, and other tasks. Weakness with समय के साथ अपने को ना बदलना. ओके इंडिविजुअल चेंज विद टाइम। वेरी नाइस। यस इसमें सर मतलब गलती बताना है अपने आप को। यस सर। इस तरह गलती बताया कि सर वो अपने आप में नहीं उठाना। जिसमें होता है जब किसी वो समय को ठीक है यस यस बच्चों में पहला आत्मनिर्भर जी सर। बच्चों को किस तरह से दूसरा है बच्चों को प्रयासित होने से समझा। यस तीसरा है अचानक उसे माने उसमें अपॉर्चुनिटी आती है, उसका विकास होता है, उसको किस तरह से उपयोग करें। यस चौथा है असत से बचना। चलिए बहुत बढ़िया है सर। आपने सीखने की यस सर। दूसरी है घरों का सामान करने के साथ साथ जैसे ध्यान देते हैं। तीसरा है कभी अगर उससे क्वेश्चन आता है उसके बाद अपने आप को चल वो अगला करते हैं। चौथा है जब 500 मिल जाता है। वीकनेस है अभी और वीकनेस भी है। वीकनेस है कि हम भूख बर्दाश्त नहीं होती। आजकल कोई ड्रग वगैरह नहीं किया तो वो नहीं दूसरी बात ट्रेनिंग जो है कि हमें बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलना है। अभी भी जिस सर्कल में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके कारण जो है वो अंदर से कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है अपॉर्चुनिटी और आगे हम किसी भी चीज़ के लिए हम तैयार हैं। और चौथा भी बेचारा नहीं है वो भी बोल मैंने कोई क्लियर नहीं बात करा। Okay.
स्ट्रेंथ क्या है? ठीक है, इसमें चलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। इमोशनल होना वीकनेस नहीं है, इमोशन को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाना वीकनेस है ना। अगर हम भावनाओं को हेल्दी तरीके से अभिव्यक्त करते हैं तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ऑल द इमोशंस आर हेल्दी। इमोशंस को फील करना ही दिखाता है कि आप वाकई इंसान हैं और आप में जो है फील करने की कैपेसिटी है। अगर किसी में इमोशंस ही नहीं होगा तो उसे क्या करेंगे, पत्थर कहेंगे ना, तो इंसान थोड़े होगा। यस इमोशनल ना कि मैं उसका तो ब्रेक कर देती हूँ पर अपना नहीं बस और जो मैं मैचेस की टाइम नहीं लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सके तो हम उस चीज को परचेज कर सकें। That's weakness. Okay. तो सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Yes ma'am. सर मेरा स्किल है एंजिनियरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बिजनेस से ऊपर थिंकिंग और अपॉर्चुनिटी है कि हेल्प मी कैरियर मैनेजमेंट और चलते के समय के साथ खुद को बदलती हूँ। That's very nice one. That's very good. Strength, communication, convincing skills, and ready to learn knowledge. Weakness, physical fitness. Opportunity, I can prove myself on any situation. Threat, physical fitness, very obstacle for the training. Very nice sir. थोड़ा सा और है। Yes sir. अभी के हिसाब से स्ट्रेंथ 2 घंटे तक भूखा रह सकता हूँ। Yes sir. वीकनेस 2 घंटे से ज्यादा भूखा नहीं रह सकता। अपॉर्चुनिटी लंच मेरे पास है। Yes. और थ्रेड 1 बजे तक मीटिंग गई तो लंच वापस ले गया। Indirectly you are trying to remind me that there should be a break from lunch now. Yes. देखिए actually SWOT analysis जो है, this is a term used in management
मैनेजमेंट स्टडीज जो होती है उनमें SWOT एनालिसिस का हमेशा यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड्स यू अ स्नैपशॉट ऑफ योर करंट कंडीशन, कि कोई भी बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, उसका करंट का क्या पिक्चर है, वो एक स्नैपशॉट आपको जो है ये प्रोवाइड कर देता है। ओके अभी इसमें जो आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस देखा, दीज आर योर इंटरनल एट्रीब्यूट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दीज आर द एक्सटर्नल थिंग्स। आपका जो स्ट्रेंथ होगा या जो आपकी वीकनेसेस होंगी, उसी के मुताबिक जो है आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी होंगी बाहर, और कुछ आपके लिए जो है थ्रेट्स भी पैदा हो सकते हैं इसी से। बात समझे कि नहीं? तो SWOT एनालिसिस जो है वो आपको इसी चीज को समझने में हेल्प करता है, और ये चीज जो है हम बच्चों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो अक्सर हमें देखी जाती है, कि हम सेल्फ एनालिसिस ज़्यादा नहीं करते हैं, समझे कि नहीं? और जब हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं तो ऐसे में ये हो सकता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस ना करके जो हमारी वीकनेसेस हैं उसके प्रति हम ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए। या फिर मान लीजिए किसी भी काम को अगर करना है, लाइफ में मुझे आगे ही बढ़ना है, अगर हम अपने स्ट्रेंथ वाले हिस्से को फोकस ना करते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या सब है, इस वजह से ये हो सकता है कि हम कुछ ऐसा प्रयास करें या किसी ऐसे तरीके से प्रयास करें जहां पर कि हम फेल हो सकते हैं, और जैसे ही फेल होगा तो हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाएगा दैट आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग। समझे कि नहीं? Now I will just tell you again a very small story of a person. You may have actually met him as well. एक पंकज भैया हैं, he was my colleague in Delhi and right now he is a business entrepreneur in Dubai. He is a very successful career. Now he is a maths teacher. Mainly वो जो है स्कूल से लेके और कॉलेज लेवल तक का मैथ्स पढ़ाते हैं। तो मैथ्स पढ़ाने वाले तो नहीं होते, है कि नहीं? अब उनका जो है स्ट्रेंथ ये था दैट he would like present maths in a very interesting and engaging way, and he would like make students excited about maths. That is his strength as per him. उनकी weakness ये थी कि he didn't know English. He could explain maths using English, but he could not communicate in English. तो जब दुबई शिफ्ट किया उन्होंने तो उनको तो शुरू में यही लगा कि भाई थोड़ा सा मार्केट में चैलेंज हो सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंग्लिश स्पीकिंग। उन्होंने लेकिन इसके बावजूद भी अपने क्लासेस में जो उन्होंने अपने कम्युनिकेशन पर ज़्यादा इस एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस ही नहीं। बात होगी मैथ्स में, बात होगी लेट्स टॉक मैथ्स, समझे कि नहीं? जो उनका यूएसपी था, जो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, उसी को उन्होंने सामने रखा एंड टुक हिम लाइक इट टुक हिम जस्ट 1 year टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन दैट मार्केट। वीकनेस क्या था? इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो आप ऑटोमेटिकली जब आप ऐसे मार्केट में जा रहे हैं जहां पर कि ज्यादातर आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग मिलेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन खुद इंप्रूव हो जाएगा टाइम के साथ थोड़ा बहुत। तो उनका जो वीकनेस था वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, और जो स्ट्रेंथ था उसकी वजह से सक्सेस मिली। कई बार क्या हो जाता है कि हमको पता ही नहीं होता है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, और ऐसे में हम जो है अपने वीकनेस वाले पहलू पर ही ज्यादा जोर डाल देते हैं। अरे जब तक में आप अपनी वीकनेस को सुधारिएगा तब तक में आपका स्ट्रेंथ जो है वो तो अनयूज पड़ा रहेगा ना, उसका तो फायदा आप नहीं उठा पाए। जो आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था, जो आपको सक्सेस मिलनी चाहिए थी, जो आप डिजर्व करते थे, वो आप नहीं हासिल कर पाए। ये हमारी एक गलती है। अगर मुझे कोई चीज नहीं पता है तो हम उस चीज के लिए ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि बहुत सारे टीचर्स ने मेंशन किया था कि क्विक लर्नर्स, क्विक लर्नर होना अगर आपका स्ट्रेंथ है, यानी कोई भी काम अगर मिलेगा आपको बस थोड़ा टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर करके वो काम हम कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू ट्राई फॉर दैट थिंग। अगर मान लीजिए अपना टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट जो है वो कमजोर है, ठीक है, कोई काम को करने के लिए हम जो है टेक्नोलॉजी वाला जो क्रिएटिव रास्ता होगा वो चूज करेंगे, लेकिन हाँ साथ ही साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है इसको भी जो है हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट भी तो मौजूद है बाहर में। अब अगर मान लीजिए आए का जमाना जो है वो टेक्नोलॉजी सेंट्रिक ही है, हम देख रहे हैं दिनों दिन टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ता जा रहा है हमारे लिए। अब ऐसे में अगर हम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल डाटा बाय बाय करके रख देंगे, ठीक है अगला 5 साल चल जाएगा, हमारा 7 साल चल जाएगा, लेकिन अगले 20 साल की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट किस हिसाब से बदलने वाला है। तो उसमें हो सकता है कि वी मे बी लेफ्ट बिहाइंड, है कि नहीं? फॉर एग्जांपल आई वुड से दैट आई एम आल्सो टू सम एक्सटेंट एक्विट
तो इसी वजह से क्या हुआ, जब कोविड का टाइम आया, आई ट्राइड लर्निंग न्यू थिंग्स। मैंने डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो है जानना शुरू किया, उनको यूज करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ सीखा मैंने। एक फायदा हो, एक इसकी वजह से मेरे लिए जो है अपॉर्चुनिटी क्या पैदा हो गई कि नाउ आई कैन एक्चुअली लाइक contribute on digital platforms as well. So now not only like teaching in a school, now I can teach online students as well. Like अमित सर ने अपने लिए बताया था एक ऑप्शन, राइट? थ्रेट क्या हो सकता है? तो मेरी एक वीकनेस ये है कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर कहीं कुछ एरियाज में नहीं होता है, तो इस वजह से मेरे लिए थ्रेट क्या पैदा होगा कि हम कुछ काम शायद शुरू करके जो है उसको पूरा ना कर पाए, तो हमारा रिसोर्स और टाइम दोनों का बर्बादी हो गया, उसमें काम शुरू किया और पूरा नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से कि ये SWOT एनालिसिस जो है ये हम स्टूडेंट्स को भी जो है खुद को एनालाइज करने के लिए एक टूल के तौर पर दे सकते हैं कि वेल यूज दिस थिंग, यूज लाइक दिस SWOT एनालिसिस टू नो योरसेल्फ बेटर, टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर, एंड दैट वे सी इफ यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ इन एनी वे। बच्चों का अगर जो है ये सेल्फ एनालिसिस आपके पास अवेलेबल रहेगा तो आप बढ़िया तरीके से एम्पैथाइज भी कर सकते हैं बच्चों के साथ। कोई बच्चा अगर कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, इसके बावजूद आप ये समझते हैं ना कि हाँ इसका ये वीकनेस है, तो अकॉर्डिंगली आप जो है लेसन प्लान से लेके और क्लासरूम जो आपका ट्रांजैक्शन होने वाला है उसमें भी इन बातों का ध्यान रख लीजिएगा कि थोड़ा सा बच्चे को भी जो है लेफ्ट आउट ना फील हो। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस वी हैव टू कीप इन माइंड। Now with that, I will end the second module here. Okay? जब हम बात करेंगे इमोशनल वेलबीइंग की, इमोशनल एंड मेंटल वेलबीइंग की, तो पहला की चीज़ तो ये है कि इमोशंस को एक्सपीरियंस करना है। दिस इज़ परफेक्टली हेल्दी। वी कैन एक्सपीरियंस और वी कैन फील अ रेंज ऑफ इमोशंस इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन एंड ऑल द इमोशंस आर फाइन। हेल्दी या अनहेल्दी का मुद्दा कहाँ पर आता है, जहाँ हम उस इमोशन के को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पर जो है हेल्दी और अनहेल्दी का बात आता है। कि अगर मान लीजिए कि हम सैड हैं और अगर हम बिल्कुल बेहिसाब होकर केवल रोते ही रह जाए तो ये अनहेल्दी हुआ। हेल्दी क्या होगा कि ठीक है चलिए सैडनेस फील किए, उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस भी किए, लेकिन अब काम एंड कंपोज होके जो है हम ये भी देख रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर या इस फील्ड में जो है हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे जो है फ्यूचर में इस सिनेरियो को या इस सिचुएशन को जो है हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि हमें अगर एक बैलेंस लाइफ जीना है तो इसके लिए हमें अपने बारे में भी जो है बिल्कुल अवेयर होना चाहिए, राइट? अगर हम खुद के बारे में अवेयर रहेंगे तो ऐसे में जो है हमारे लिए जो ये डिफरेंट इमोशंस हैं वो शायद ज़्यादा ऑनेस्ट तरीके से आ सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा वीकनेस ये है कि हमारा जो है ग्रॉस मोटर स्किल जो है बहुत रिफाइंड नहीं है, यानी कि हमको लगता है कि हम हाथ इधर घुमा रहे हैं लेकिन हमारा हाथ जो है वो घूमता दूसरी डायरेक्शन में है। अब अगर हमारे मन में ये हो कि हमको क्रिकेटर बनना है और टीम में हमको ना चुना जाए तो क्या मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है डिसअपॉइंटेड फील करना चाहिए? अब है कि नहीं? अगर हमको पता है कि ये हमारा वीकनेस है तो हम इस हिसाब से जो है प्लान ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये हमारा स्ट्रेंथ एरिया नहीं है। अगर हमको पता है कि भाई हमको नाचना नहीं आता है तो स्कूल के डांसिंग कंपटीशन में हमको जो है ओपनिंग परफॉर्मेंस दे दिया जाए, ये हमारा एक्सपेक्टेशन ही गलत होगा। और तब अगर हम डिसअपॉइंटेड होते हैं तो वो डिसअपॉइंटमेंट क्या होगा? मिसप्लेस्ड होगा। तो SWOT एनालिसिस इसलिए जरूरी है, समझे कि नहीं? गिवन सिचुएशन में जो है आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसके समय में हमको ये भी देखना है ना कि हम उसके लिए कहाँ तक फिट बैठ रहे हैं। फिट बैठ रहे हैं तो ठीक है, नहीं फिट बैठ रहे हैं तो उसके लिए हमको जो है फिर अलग तरीके से इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो बच्चों को SWOT एनालिसिस के जरिए जो है हम ऑनेस्टी सिखा सकते हैं, हाउ टू बी ऑनेस्ट अबाउट योरसेल्फ। कई बार आप लोग स्कूल में ऐसे बच्चों से मिलते होंगे वो आर वेरी एक्साइटेड अबाउट गेम्स, वो पढ़ाई को पीछे छोड़ के जो है स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं। देखिए कुछ बच्चों के केस में ये जेन्युइन हो भी सकता है that they are very good sports persons and they can have a good future in that field। चलिए उनकी बात को भी हम समझेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि स्पोर्ट्स में जो है मीडियोकर है और इसके बावजूद उसको लगता है कि नहीं स्पोर्ट्स ही हमको करना है, स्पोर्ट्स ही करना है, बाकी चीज़ हमको नहीं करना है,
तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, क्या बच्चा ईमानदार है पूरी तरह से अपने प्रति? नहीं है। वो जो है अपना जिद जरूर फॉलो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ऑनेस्टी की कमी है। एज ए टीचर उसको गाइड कौन करेगा? हमें गाइड हम ही लोग करेंगे, राइट? और ये कब कर पाएंगे? जब हम खुद भी अपने प्रति ईमानदार रहेंगे और बच्चे को भी जो है ईमानदारी ये सिखाएंगे कि बेटा अपना जजमेंट जो है ईमानदारी से कर, है कि नहीं? और उस हिसाब से ये भी देख लो कि आने वाली दुनिया में तुम्हारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा और क्या तुम्हारे लिए खतरा मौजूद है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपका है जो कि 16 इयर्स ओल्ड है, और जैसे कि मैं अभी स्पोर्ट्स का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बच्चा जो है स्पोर्ट्स के प्रति जो बिल्कुल दीवाना है, गाँव घूम के जो है वो मैच करे। चलिए, उस बच्चे का स्ट्रेंथ ये है कि वो अच्छा खेलता है, वीकनेस उसकी क्या हो जाएगी? एक तो हो गया कि पढ़ाई में पीछे रहेगा, दूसरा ये होगा उसका एज 16 इयर्स हो चुका है। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाने के लिए तो एज भी एक क्राइटेरिया है। ये वीकनेस तो उसको जानना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि वो 2 साल बाद अगर बिहार से बाहर कहीं जाएगा भी, he will be already 18 years old, तब तक में हो सकता है कि उसके लिए गाड़ी थोड़ी लेट हो जाए। तो उसको जो है ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट भी उसको बढ़िया से पता होना चाहिए कि बेटा रे 20 साल की उम्र में तुम अगर खेलना ही शुरू करोगे क्लब लेवल पर, तो जब तक में तुम कहीं पर नोटिस होने लायक होगे तब तक में तुम्हारा एज जो है वो बीत चुका होगा, तो तुम्हारा जो है फेलियर का चांस ज्यादा हो जाएगा। और चूंकि तुमने एजुकेशन जो है हासिल नहीं किया, पढ़ाई नहीं की है, तुमने कोई खास स्किल तुमने एक्वायर नहीं किया है, तो तुम्हारे लिए ये मौका भी नहीं रहेगा। तो ऐसे में कैसा फील करेगा? तो ये चीजें जो है अपने बच्चों को भी हमें देना चाहिए एज ए टूल, और एज ए टीचर जो भी क्लास टीचर्स हैं वो कम से कम वीक में एक बार जो है बच्चों को जरूर ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करवाएं। बेटा तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हारा वीकनेस है। और एक चीज मैं ईमानदारी से कहूँ, अभी तक जितना भी स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस हमने किया है ये तो तुरंत किया है ना आपने, टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर आपने। स्ट्रेंथ और वीकनेस का अंदाजा आपको तब लगेगा जब कई दिनों तक आप गहन मंथन करिएगा, अलग अलग सिचुएशंस को याद करिएगा और उस मुताबिक जो है आप खुद को पहचानने की कोशिश करिएगा कि मेरा वीकनेस क्या है। और एक चीज, कई बार हम लोग वीकनेस में भी जो है ना घुमा फिरा के अपना ही बड़ाई कर देते हैं। इंटरव्यूज वगैरह में अक्सर देखते हैं, पूछा जाता है व्हाट इज योर वीकनेस, लोग बोलते हैं माय ओनली वीकनेस इज दैट आई केयर टू मच। अगला जब कहने को मजबूर हो जाएगा भाई केयर करना वीकनेस है नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वीकनेस किस इंसान में नहीं है। शुरू से हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को नहीं देखते, हम आदत से मजबूर हैं, ये हमारा वीकनेस हुआ है। लेकिन ये बात जल्दी हम बोल पाते हैं, खुद को भी नहीं बोल पाते, राइट? तो बच्चों में भी जो, इसलिए मैंने कहा कि बच्चों से भी जो हम सोच एनालिसिस करवाएंगे तो बच्चा पहली बार क्या लिख के देता है उसको हम फेस वैल्यू पर नहीं, you will just ask them, like we can to run such sessions when we ask them to be completely truthful, that your analysis will be kept strictly private, it will be for teachers' eyes only, nobody is going to like know it, but you have to share it. क्योंकि बच्चा या कोई भी इंसान अगर अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस समझ लिया है तो वो सभी अपॉर्चुनिटीज का फायदा भी उठा सकता है और वो सभी थ्रेट से जो है मुकाबला भी कर सकता है। लेकिन सर एक क्वेश्चन पूछना Yes, sir. कई बार हम टीचर को फील होता है कि बच्चे का जो एक्सप्रेशन है या फीलिंग है वो अनएक्सपेक्टेड है। लेट्स सपोज दैट मैंने किसी को कोई पनिशमेंट दिया एंड ही और शी स्टार्ट स्माइलिंग आफ्टर पनिशमेंट, या फिर हमारा अपना भी एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मैंने किसी को पनिशमेंट दिया तो यू शुड फील अ प्ले, तो कई बार हम देखते हैं ही इज एंजॉयिंग इट, हाउ कैन दैट हैंडल? देखिए सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि पेन जो है, जब हम पेन इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, यू आई एनीवन, पहली बात हमको ये जानना चाहिए कि दिस इज ए फ्यूटाइल एफर्ट, इसे कुछ हासिल नहीं, कुछ हासिल इसलिए नहीं होने वाला है। बच्चा जो है वो मुस्कुराएगा मार खाने के बाद, क्योंकि बच्चा जो है वो शुरू से ही जो है क्या सुनते हुए बड़ा हुआ है, तो मर्द को दर्द नहीं होता है, तो वो जब मुस्कुरा रहा है तो वो बेसिकली आपको मैसेज दे रहा है कि सर आप मार लीजिए ना, कोई बात नहीं। तो ऐसे में जो है उसको और पेन इन्फ्लिक्ट करके भी हम क्या करें, दर्द उसको हो रहा है, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं हो रहा है, सेंसेशन है उसके बाद, दर्द तो हो
मेकअप कर लिया है, अगर कि नहीं हमको अपना दर्द दिखाना नहीं है तो वो नहीं दिखाएगा। अगर वो दर्द नहीं दिखाया तो उसके थ्रू वो अपना जो है माचो वाला इमेज बना रहा है। ये एक एंड पर हुआ। दूसरा हुआ कि उसने आपको दोबारा डिफाइन कर दिया, इस तरह मार ही लिए ना, क्या हो गया? गाँव घर में आपको बच्चा ऐसा मिल जाएगा जो माँ बाप को कहता है कि मारना है तो मार। उस बच्चे को कैसे समझाया, उस बच्चे को कैसे समझाया कि नहीं अब कोई पनिशमेंट पाए जाते, हाउ टू हैंडल दैट? यस सर, नाउ उसको देयर समझा ही सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। यस, काउंसलिंग जो है वो एक रास्ता है सर। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ पेन, जैसे कि मैंने कहा ना कि वी आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समथिंग और लूजिंग समवन, राइट? लॉस से बड़ा जो है कोई भी फियर नहीं होता है, एंड दिस इज यूनिवर्सल। जो योगी होते हैं ना पहुंचे हुए, उन्हीं को इससे कोई फर्क नहीं होता। अदरवाइज लॉस का डर सबको होता है। आपका 200 रुपया खो जाए, या फिर जो है आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर दे, या फिर जो है आपके टीचर जो है वो आपसे प्यार से बात करना छोड़ दे, आपको इस बात का दर्द बहुत ज्यादा। मिडिल स्कूल में मुझे एक बार विक्रम प्रताप सर थे, उनसे पिटाई है। गुनेश्वर सर थे मैथ्स के टीचर, तो उनसे तो हफ्ता 2 हफ्ता में एक बार मिलता ही था। बोर्ड पर सोल्व करवाते थे, हम आधा सोल्व करते करते जो है हम हाथ खड़ा कर देते थे, सर भी जो है दूसरे हाथ पे देते थे, फर्क नहीं पड़ा। एक बार कोई डिसिप्लिन से रिलेटेड मैंने किसी बच्चे के इन्फ्लुएंस में गलती कर दी और राम प्रताप सर ने मुझे उस दिन डंडा का चोट उतना नहीं लगा जितना कि राम प्रताप सर से मार खाने का चोट। पूरे मिडिल स्कूल उसके बाद से हम उस तरह के बच्चे से बात करना ही बंद कर, क्योंकि वहां पर उस टीचर का जो है मैंने रिस्पेक्ट गेन किया, और उसे जब मैंने पिटाई खाई तो मुझे लगा कि मैंने वो रिस्पेक्ट खो दी। नाउ आई हैव टू अर्न इट बैक। तो वैसे ही कहीं ना कहीं जो है हमको बच्चों को भी जो है कुछ इस तरह का देना पड़ेगा, तभी तो हम उससे ले सकते हैं। देखो कुछ दिनों पहले मैंने जेवियर सर के क्लास में ही जाके अनाउंस किया था, सर केवल होमवर्क का जो है लेखा जोखा रख लीजिए, पनिशमेंट सब मत दीजिए। जो भी घर का काम नहीं करेगा स्कूल में बैठ कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब बाकी बच्चा होगा उसको कहीं खेलने भेज देंगे। कुछ दिनों एक दिन पहले सर मैंने मधुप्रिया में क्लास में एक प्राइवेट किया, बहुत सारे बच्चे थे जो होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं। इतना इतना छोटा बच्चा है, उसको पनिशमेंट क्या देंगे? हाँ, बेहतर हो जाएगा। बोल दिया मैं बाकी बच्चा को खेलने भेज दीजिए, ये सब बैठ कर अपना होमवर्क पूरा कर लेगा। अब अगली बार अगर बच्चा अगर 2-4 बार देख लिया मेरे बाप रे जो होमवर्क करके आता है उसको मैं नहीं पढ़ाते, खेलने नहीं देते, या हमसे बैठ कर होमवर्क करवाते, घर पे ही कर दूंगा, राइट? तो देखिए एक जो है होता है हमारा कि हम जो है बच्चों को पॉजिटिव डिसिप्लिन दें कि बच्चा अगर कोई चीज जो एक्सपेक्टेड है उससे वो चीज अगर करके आया है उसको एप्रिशिएट करें। अक्सर ये हम सबके लेवल पर ये गलती होती है, सोसाइटी में भी यही गलती होती है, स्कूल के लेवल पर भी यही गलती होती है कि जो नहीं करता है या जो गलत करता है उसको हम पनिश करते हैं, और जो सही सलामत करता रहता है उसको हम एक्नॉलेज नहीं करते। वो हम मानते हैं कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड रोल था, कौन सा फर्क था? जो एक्सपेक्टेड है उसके फुलफिलमेंट के लिए केवल अगर एप्रिशिएट करना शुरू कर दें हमको, तो जो दूसरा भी बच्चा है उसको भी एक मोटिवेशन मिल सकता है कि हाँ भाई ये करने पर तो बड़ा तारीफ होता है, तो हम लोग थोड़ा कर लेते हैं अभी ये चीज, समझे कि नहीं? पनिशमेंट इज द लास्ट रिसोर्ट एक्चुअली, जो कि स्कूल में तो हमको यूज करना ही नहीं, क्योंकि मारने पे हम लोग कितना पीट पाएंगे, माँ बाप से वो ज्यादा खा चुका होगा, ठीक है? दूसरी बात है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वैसे भी अलाउड नहीं है। क्लास से बच्चे को बाहर अगर निकाल रहे हैं तब बच्चे को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। अगर बच्चा उस पनिशमेंट में ह्यूमिलिएशन की जगह पर अगर मुस्कुरा रहा है तो आपका पर्पस डिफीट हो गया, सही बात, राइट? क्लास में मान लीजिए हम आगे बैठा देते हैं बच्चे को कि यहाँ बैठ के करो, हमारा गोल क्या है कि बच्चे को शर्म आएगी नीचे बैठने में, आगे से जो है वो ध्यान रखेगा। बच्चा है, 2 बार वो हंस दिया उसका शर्म गायब हो गया, आपका तो गोल सर्व नहीं हो पाए। तो इसलिए मान लीजिए कि अभी से सेशंस के दरमियान में ही जो है जब आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके लिए जब क्लैपिंग करवाई जाती है, भले सब थोड़ा खाए हुए नहीं है, सुबह सुबह तो कमजोर ताली बजती है, लेकिन एटलीस्ट वी आर एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग दैट दिस इज नॉर्मल, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड इट शुड बी एप्रिशिएटेड। जब इसको एप्रिशिएट हम करेंगे तो ऐसे में जो है बच्चा जो दूसरा है वो भी इंकरेज फील। और दूसरा क्या हो जाता है देखिए कि
स्टूडेंट्स को टैग मत करना। अक्सर देख लीजिए एज ए टीचर हम सब बायस्ड हो जाते हैं, इसको भी मॉनेस्टली हमको हैंडल करना होगा कि जो बच्चा रेगुलर कुछ गलती करता आ रहा है, धीरे धीरे हम ब्रेन में भी जो है सेट कर लेते हैं कि ये गलती ही करेगा, ये कुछ अच्छा नहीं कर सकता। हम क्लास में भी उसको वैसे ट्रीट करने लगते हैं। हम तो बेसिकली उस बच्चे को सर्टिफिकेट दे दिए ना। अगर मान लीजिए कि हमको किसी बच्चे की बुराई करनी होती है, हम उसको तो पहले बगल में बुला लेते हैं, देखो तुम्हारा ये सब गलती है। अगर हम पब्लिकली ये चीज बोल भी दें कि ये किसी काम का नहीं है, ये करने लायक नहीं है, वो करने लायक नहीं है, तो इससे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? खुद अपने लेवल पर ही सोच के देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि आप लोग भी टीचर हुए तो आपके प्रिंसिपल भी एक तरीके से आपके गार्जियन हुए। जब आपके प्रिंसिपल आपको कुछ कहते हैं तो कैसा फील होता है? अच्छा करते हैं तो अच्छा ही फील होता है। नहीं, जब अच्छा करते हैं तब, जब आपके किसी नेगेटिव बिहेवियर के लिए जब वो कुछ आपको बोलते हैं यार, कैसा फील होता है? बुरा लगता है कि नहीं? यही सोचते हैं कि मैसेज करके कह देते तो ज्यादा बेटर था। मैसेज करके कह देते तो और सिर्फ अपने काम अपने काम कर है कि नहीं? गलती नहीं करते हैं और क्लास में फिर से जाकर उसका भी तकलीफ होता है, हमने नहीं किया और हमने सुनी कोई गलती करने के बाद भी जब डांट मिलता है तभी अच्छा लगता है। ईमानदारी से नहीं, सब उसको फील होता है कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए था, गलती मेरी थी। लेकिन ईमानदारी से फिर भी ये तकलीफ तो होती है कि सबके सामने में बोल दिए। हाँ, ये बुरा लगता है नहीं, सबके सामने में बोल दिए। जैसे कि अमित सर ने कहा था कि मैसेज करके अगर यही बात बोल देते हैं ना तो और कटु तरीके से तो भी जो है वो चलता है। लेकिन एक चीज होती है कि जब लोग बच्चों को हैंडल करते हैं तो क्या हम ये सारा चीज कंसिडरेशन में रखते हैं? एज ए टीचर हम किसी भी स्टूडेंट के साथ ये नहीं शो करेंगे कि बेटा आई केयर मोर अबाउट यू। हम सब स्टूडेंट का बराबर केयर करते हैं। जिस दिन तुम बढ़िया करोगे या जिस दिन तुम काम करके आओगे, तुम्हारे लिए भी हम उतना ही खुश होंगे जितना कि हम बाकी स्टूडेंट्स के लिए। इनफैक्ट जो बच्चा नहीं करके आता है उसका भी कुछ प्रॉब्लम है, ये हम आप भी समझते हैं। एज ए टीचर आप सबकी क्या बराबर एबिलिटी है? नहीं, कुछ होंगे जो कुछ काम बहुत बढ़िया करेंगे, दूसरे होंगे जो दूसरा काम बढ़िया करेंगे। सबकी एबिलिटी का रेंज तो अलग है ना। लेकिन क्लास में जो हमारा एक्टिविटी होता है वो क्या अलग अलग टाइप का होता है? वो तो सेम होता है। तो हम एक ही क्राइटेरिया पर सबको जज करते हैं। उसी में कुछ कछुआ भी है, कुछ बंदर भी है, कुछ हिरन भी है, कुछ हाथी भी है। अब सबको अगर हम रेस ही करवाएंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बंदर रेस में रहेगा, हिरन रेस में रहेगा, हाथी और कछुआ जो है बेचारा, कछुआ सबसे अधिक सुन जाएगा। कछुआ पहले ही बोल देगा कि मेरे हराने के लिए ही काम ऐसा कर रहा है। सरकार रहे बात समझे कि नहीं? यहीं पर जो है कई बार आप लोगों के साथ जैसे हम बोले हैं कि कुछ लेसन प्लानिंग किया, प्लान करके जाएंगे ना तो लेसन में भी एक होता है ना डिफरेंशिएटेड लर्निंग। अगर मान लीजिए कुछ अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम कुछ ऐसा वर्क चूज कर लें जो कि जो कमजोर बच्चा है वो कर पाए, वो भी कर पाए। कुछ ऐसा वर्क हम देख लेंगे जो बच्चा ज़्यादा एडवांस है उसको भी थोड़ा चैलेंज मिल जाए, ये सबके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी हो। अगर हम एक ही तरह का काम जो है चूज करके सबको दे देंगे तो ऐसे में हो सकता है कुछ बच्चा उसके लिए जो है कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। और खास करके रूरल एरिया के जो स्कूल्स हैं यहाँ पर तो काफी मिक्स्ड एबिलिटी के बच्चे आते हैं। और हमारे पास मान लीजिए कोई गार्जियन आ गए बच्चे को लेकर, अगर वो रोने लगे सामने सर एडमिशन लेना ही लेना है, हम देख रहे हैं कि बच्चा इस क्लास में पढ़ने लायक नहीं है, हम उनको समझाते हैं कि हम किसी और स्कूल लेके चले जाते, नहीं हमको यहीं पढ़वा। अब क्या कर सकते? अगर लौटा देंगे उसको हम लाने के लिए, उस बच्चा के दिमाग में क्या इमेज आएगा? अब चलिए यहाँ पर तो उस बच्चे को बोलेंगे, लेकिन अब वो बच्चा जो है वो क्लास के लिए तो एक जो है चैलेंज क्रिएट करेगा। टीचर आप क्या बोलिएगा? सर भी कैसा कैसा बच्चा सबको जो है क्लास में भेज देते हैं, इसे कुछ आता नहीं है। देखिए मैं 90% केसेस में ये कोशिश जरूर करता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो
क्लास के अकॉर्डिंग उनका मेरिट नहीं रहता है, यस मतलब एज रहता है लेकिन जी, बिल्कुल नॉलेज नहीं रहता है। बिल्कुल। टीचर का जरूरत ही नहीं पड़ता है, नॉलेज रहता है। देखिए एक चीज जान लीजिए, आपके क्लास में जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, उसको टीचर की जरूरत ऐसा नहीं है, टीचर उसके लिए बढ़ रहे हैं। नहीं, जैसे 1 और 2 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ABCD भी सही से नहीं आता है। देखिए मैम एक चीज मैं बताता हूँ कि ABCD क्या कहिएगा, मुझे जो है जब स्कूल का फर्स्ट ईयर था ना, तो मुझे ख लिखना नहीं आता, क ख ग घ लोग बेसिक मानते हैं ना, लोग ये नहीं कहते कि उसको अ नहीं आता, लोग कहते हैं उसको क भी नहीं आता, है ना। तो हम ख वाकई लिखना नहीं चाहिए। क्लास 1 के एक बच्चे ने मुझे करेक्ट किया। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम लोग बिल्कुल बेसिक गिवन मान के चलते हैं कि ये तो आना ही चाहिए, वो चीज भी किसी के लिए मिसिंग हो सकती है। 10th में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबसे अधिक डांट मैंने सुनी थी इसकी। कोई भी आता था कहीं से न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन बता, हमको याद ही नहीं आता। ठीक है, अब इसका ये मतलब है ना कि फिजिक्स नहीं जानते, बोर्ड में मान लीजिए कि 84% स्कोर कर लिए, लेकिन यही था कि फटाक से कोई पूछ दिया अगर, कंफ्यूज आ जाते थे कि पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है, अभी भी कंफ्यूज आ जाते। लेकिन देखिए हर एक बच्चे का एक अलग होता है। नहीं सर, जैसे पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा इस अकॉर्डिंग नहीं अचीव कर पाता है, तो उसको हम बेसिक नॉलेज से शुरू करें ताकि आगे जाके वो मजबूत हो सके। बिल्कुल, अगर यहाँ पर अगर बच्चा मेरा 1 क्लास का लायक है, उसको हम डायरेक्ट 10 में डाल देंगे, बच्चा पे प्रेशर पड़ेगा। देखिए मैम, यहाँ पर जो है पेरेंट्स के साथ साथ जो है स्कूल की भी मजबूरी है कि अगर हम 10 साल के बच्चे को अगर जो है हम नर्सरी में डाल दें, तो नर्सरी के बाकी बच्चे को कैसा पढ़ेंगे? 10 साल में बच्चा भले ABCD नहीं सीखा है, ये बात तय है, लेकिन 10 साल में उस बच्चे ने कुछ और चीज जरूर सीखा है। 10 साल का बच्चा का पेंसिल का कंट्रोल जो होगा ना, वो कभी भी 4 साल के बच्चा से कंट्रोल से बढ़ता है। यानी कि अगर 4 साल के बच्चे को हमें अल्फाबेट सिखाने में 6 महीने का टाइम लगेगा, तो 10 साल के बच्चे को अल्फाबेट सिखाने में हमको 10 दिन का टाइम काफी है, अगर हम उसको डेडिकेटेड सिखाएं तो। लेकिन कुछ तो पॉजिटिव है उसके साथ। पेरेंट्स की जहाँ तक बात करें तो क्या कहते हैं, हम लोग रूरल एरिया के स्कूल से, हमें कभी भी जो है अर्बन स्टैंडर्ड्स को तो देखना भी नहीं। हम ऐसे पेरेंट्स को कैटर करते हैं जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं है। तो मान लीजिए कि पिता जो है वो बाहर अर्न करने के लिए गया हुआ है, मदर यहाँ पर घर चला रही है। पिता अगर वहां से अर्न करके नहीं भेजेगा तो यहाँ घर नहीं चलेगा। अब यहाँ पर उस बच्चे को क्या पढ़ाई नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये तो बड़ा मुश्किल चीज है ना। आप लोग पढ़े लिखे गार्जियन हैं, हम लोग टीचर्स हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं कि आपके यहाँ जो ट्यूशन पढ़ाने आते हैं आप उनको 100% जज नहीं कर पाते। लेकिन मैं खुद एज ए ट्यूटर काम कर चुका हूँ या करता भी हूँ अभी भी, तो मुझे बढ़िया से पता है कैसे कैसे ट्यूटर्स आके पढ़ा के जाते हैं उधर से, और ये आपको IITians मिलेंगे ऐसे। हमारे यहाँ तो देखिए पहले ही डिसएडवांटेज में है कि उसको ये पता ही नहीं है कि टीचर में क्या गुण होना चाहिए, क्या गुण नहीं होना चाहिए। तो क्या टीचर पढ़ा के जा रहा है, नहीं पढ़ा के जा रहा है, वो गार्जियन कैसे जज करेगा। वैसे रिसेंटली एक क्लास 4 में बच्चे का एडमिशन लिया गया है, एज के हिसाब से थोड़ा उसको मैनेज करके 4-5 में डाल दिया है, एज चूंकि ज़्यादा था। बच्चा ऐसे पहले जो है कहीं बिहार की तरफ स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद जो है गाँव में वो ट्यूशन पढ़ता। क्लास 5 का बच्चा है, सरकारी स्कूल में 6 या 7 में था, और उसको जो है बेसिक पढ़ना जो है वो नहीं आता है। मदर जो है वो ये करने का महीने का 500 पे कर रहे हैं ट्यूशन। अब ट्यूटर क्या पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, वो मदर कैसे जज करेगी। अगर मान लीजिए कि वो मोहल्ला ऐसा हो जहाँ पर कोई पढ़ा लिखा हो ही नहीं, फिर उसको पता चलेगा कि वो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, कैसे जज करेगा। अगर हम उसको रिफ्यूज कर देते हैं 100% तो ठीक है, हमारे स्कूल के लिए थोड़ा बेहतर ये होगी, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है स्कूल का कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, तो उसमें तो हम पीछे हट गए। कुछ ना कुछ तो उसको दे ही देगा। बात समझिए। मैं स्कूल जब आप ग्रामीण क्षेत्र में चलाते हैं तो आप बच्चे नहीं, बच्चे के गार्जियन को भी पढ़ा रही है, और
और बिलीव करिए कि अभी जो आपके पास गार्जियन है वो आज से 8 साल पहले की तुलना में फिर भी काफी सुधरा हुआ गार्जियन है। जब 8 साल 10 साल पहले जब हमारी कहानी शुरू हुई थी तो पेरेंट्स का लेवल तो और भी अलग था। पहले से जेंट्स पढ़े लिखे रहते थे, फिर मतलब लेडीज को कहता था कि जो अगर नहीं भी पढ़ेगी तो इसको घर चलाना है। लेकिन अभी वो वैसा नहीं है, अभी हर लड़की पढ़ी लिखी लगती है, चाहे वो मैट्रिक पास करे या इंटर करे, उतना उसको बेसिक नॉलेज आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या है मैम कि फेसबुक भी नहीं है, टीवी सीरियल भी नहीं है, हाँ थोड़ा सा मोहल्ले का भी जो है आज तक, और वो क्या कहते हैं टीवी भी नहीं देख रहा है, हाँ मोहल्ला वाला ही। देखिए प्रॉब्लम यही है मैम कि आपको एक लेवल पर नहीं पढ़ाना है, आपको पेरेंट्स को पेरेंटिंग भी सिखानी पड़ेगी। एज ए टीचर मान लीजिए कि आपके भी पढ़ाने का शुरू का ढर्रा वही रहा होगा जैसे कि आपने पढ़ा हो, आपके परवरिश का भी वही ढर्रा रहा होगा जैसे कि आपको पाला पोसा गया। लेकिन अब आप भी इस बात को जानते हैं कि नहीं, पढ़ाई का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, और पेरेंटिंग भी जो है थोड़ा नया तरीके से जो है हो सकता है, लाठी सोटा से केवल गार्जियन से जो है वो नहीं। तो आपको तो मान लीजिए कि बच्चों को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी सिखाना है ये चीज़। सीबीएसई का पूरा तो मॉड्यूल है कि पेरेंट्स के साथ क्या कम्युनिकेट करना है, पेरेंट्स को क्या जानना चाहिए बच्चों को पालने के लिए। एक मॉड्यूल में भी वो क्लियर नहीं हुआ हो, बहुत बड़ा विषय हो गया। हाँ बहुत बड़ा विषय है, तो उसमें जो है नहीं है, तो 12-13 टॉपिक डाला गया है कि इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करें, इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करें। तो एक तो देखिए आता है कि भाई हम हमारे बोलने से क्या होगा, गार्जियन थोड़ी सुन रहे, ये एक एटीट्यूड। दूसरा एटीट्यूड क्या है कि ट्राई करने में क्या जाए। अगर आप ट्राई करिएगा, 100 में से अगर एक गार्जियन आपकी बात को समझ लेगा तो वो एक गार्जियन शायद अगर वो बच्चा उसका सफल होगा वो एक गार्जियन 100 को दोबारा सुधार देगा। और वैसे ही मान लीजिए कि जितना भी बिगड़ा बच्चा है उसके पीछे अगर हम ट्राई करते रहेंगे ना, उस बिगड़े में से अगर 1-2 भी बन जाएगा तो बहुतों के लिए वो रास्ता बना देगा। जी एक गार्जियन मतलब मेरा बच्चा अच्छा था इंग्लिश में पढ़ने में, वो बोले मेरा बेटा इंग्लिश में बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरे बोले ऐसा कैसे आप बोल दिए, यहाँ तो लगता है पढ़ाई में नहीं होता है, तो बोले अभी हम दिखाते हैं, मेरा बेटा को फर्स्ट नंबर लेके आया है। दोनों गार्जियन में बहस हो गया, एक कारण मेरा बेटा अच्छा पढ़ रहा है, इंग्लिश में अच्छा नंबर लाया, दूसरा कह रहे कि मेरा बेटा तो कुछ पढ़ता ही नहीं। देखिए बहुत सारी बातें हैं। पहली बात ये है कि हमको याद है पहले जब शुरू में पीटीएम हम लोग कंडक्ट करवाते थे तो यहाँ के पेरेंट्स को पीटीएम का मतलब भी नहीं पता, उनको ये पता ही नहीं था। बहुत पता, अभी भी मतलब 6 मंथ वाला जो एग्जाम हुआ था बहुत पेरेंट्स नहीं आए, बहुत स्टार्टिंग में तो आते हैं, सबसे पहली बार जो था ना पेरेंट्स आए थे क्योंकि उनको ये लगा था कि आज के दिन गार्जियन को नाश्ता पानी करना तो कुछ पेरेंट्स, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद क्या हो गया कि देखिए अब पीटीएम हम हैंडल करते रहे हैं और पीटीएम में जो है हम देख रहे हैं कि भाई गार्जियन का टीचर से मिलने से ज़्यादा जो है चाय पर ही इंटरेस्ट है, तो पीटीएम जो है डिफीटिंग हो गया तो पर्पस फुलफिल हुआ नहीं, तो भैया प्योर हो गया पीटीएम के लिए आइए। एक पीटीएम में सबसे ज़्यादा जब फर्स्ट पीटीएम हुआ था, उसके बाद अचानक से पीटीएम का नंबर घट गया पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे, लेकिन जो है फिर वो बिल्डअप होना जो है आपका शुरू हुआ है। अब जो है कम से कम पूरब की तरफ से कुछ जो गाँव है वहाँ का पार्टिसिपेशन ठीक ठाक है, पश्चिम के जो गार्जियन है उनका भी ठीक ठाक हो जाता है, तो वो खुद जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ गड़बड़ कर रहा है ये बच्चा। तो देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज़ जो है पेरेंट्स को कलेक्टिवली इम्प्रेस करना पड़ेगा कि एज ए पेरेंट्स उनका क्या रोल है स्टूडेंट्स के इमोशनल मेंटल वेलबीइंग, क्योंकि एक और चीज़ हो जाती है एज ए टीचर, आप अभी एज ए टीचर नहीं एज ए पर्सन आपके साथ भी हुआ हो, कई लोग मिलते होंगे, अरे बुआ क्या कर रहे हो पढ़ा रहे, अरे तुमसे तो हमको ये उम्मीद था, बोला था तुम ये कर, मिलते हैं ऐसे मेरे साथ बहुत होता है पर डे लगभग पर डे हो। मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने मास्टर्स करने का डिसीजन लिया था तो मेरे एक मामा जी आए और उन्होंने जो है बड़े निराशा भरे स्वर में कहा, तो तुम्हारे बारे में सोचते कि पढ़ने में इतना हौसला एमए कर रहे हैं। तो देखिए ये चीज़ बहुत कॉमनली एक्सपेक्टेशंस जो है लोग अपने मन से बनाते हैं, घर में परिवार में सब जगह,
ये भी बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट। मान लीजिए बच्चे के ऊपर अगर प्रेशर ये है कि उसको लगातार जो है फर्स्ट ही करना है, फर्स्ट ही करना है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा उसकी वजह से जो है स्ट्रेस फील करेगा। डिप्रेशन में बहुत बच्चा चला जाता है, तो अगर आप फर्स्ट नहीं करेंगे तो मेरे साथ ऐसा होगा। यस, तो पेरेंट्स के साथ भी हमको जो है पेरेंट्स को भी ये बताने की जरूरत है और एज ए टीचर हमको भी समझने की जरूरत है कि सब बच्चा टॉपर करने के लिए नहीं है। उस बच्चे के पास दूसरा भी भगवान गिफ्ट दिए। आपके पास कुछ बच्चे हैं जो कि आर्ट्स में बहुत बढ़िया है, यस सर। चलिए एकेडमिक्स में थोड़ा अगर उनका एवरेज लेवल का भी है तो रीजन है कि जो हमारा असेसमेंट है वो असेसमेंट उस लायक नहीं है। सर और हम एक बात कहेंगे, जी सर। इस बच्चा को किस आधार से कर सकते हैं कि ये पढ़ने में कमजोर है, ये पढ़ने में बहुत तेज, खासकर 10 क्लास तक। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 10 क्लास तक बहुत ही बिलो रहे हैं, कुछ भी नहीं आता होगा, और बाद में बहुत अच्छे किए हैं। अगर उसी टाइम उनको किसी टीचर के द्वारा ही या गार्जियन के द्वारा अगर उनको ऐसा कर दिया जाता और वो चल जाते डिप्रेशन में कर सकते हैं, या फिर वो सोच लेते इस बात को कि हाँ हम कमजोर हैं, कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए अभी हम कुछ ऐसा जजमेंट कर भी नहीं सकते किसी बच्चे के लिए कि ये बिल्कुल ही कमजोर है, ये बिल्कुल ही कुछ नहीं है। डांट कर पढ़ जो थे ये बोल देंगे ऐसा निकलेगा तो ये हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली जाते वक्त सब बच्चे एक ही चीज कहते हैं तो बेटा तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है, और कब तुम्हें प्रेरणा मिलेगी और तुम्हारी सोच बदलेगी कि हमको भी नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता। अगर बदल गई तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते। क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चा खींच तीर के 12th हमें तो 10th हम भी बहुत सारे बच्चे, हम 12th का बात कर रहे हैं, जो बच्चा खींच तीर के 12th पास किए और 12th के बाद जो है बीटेक किया, बीटेक करके बढ़िया जॉब कर रहा है। बहुत सारे ऐसे भी हमें देखे हैं बच्चे को जो बिल्कुल कुछ नहीं था, बिलो से भी नीचे था, मतलब कह सकते हैं ना कि भाई 2-3 क्लास में ABCD नहीं आ रहा है। वो सब बच्चे जो है सो आगे चल के बहुत अच्छा एग्जाम क्रैक किए, बहुत अच्छे पोस्ट पर अभी। देखिए एक मेरे जूनियर का छोटा भाई था, अभी वो CA यही मधुबनी से जो है वो ग्रेजुएशन करके दिल्ली जब गया था तो उसका बड़ा भाई खुद कहता था कि ये जो है लफुआ पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, भेज दे के जो है ग्रेजुएशन। वो लड़का दिल्ली गया, जो बात है उसका बड़ा भाई, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर गार्जियन के तौर पर रहा और जो है 4 साल का टाइम नहीं लगा हुआ उसने CA क्वालिफाई। कारण यह है कि जब वो उसके बाद जब वो पढ़ने के लिए बैठता है तो प्रॉपर सिटिंग में 8-8 घंटे बैठा रहता पढ़ाई करने। देखिए ह्यूमन ब्रेन है, इसकी एबिलिटी को तो हम लोग जो है कभी लिमिट इसका समझ ही नहीं सकते। खासकर सर ये 1 to 10 क्लास तक तो मुझको ऐसा जजमेंट नहीं दे सकते सर, कि मैं 1 कुछ to नहीं 10 करूँ। नहीं सर, 1 to 60, हाँ, 1 to 80, जब तक आप जिंदा हैं आप क्या कर सकते हैं ये कोई जज नहीं कर सकता है। जो जज कर रहा है वो शायद जो है अपने बेवकूफ बनने का जो है एक नया जो है एवेन्यू क्रिएट कर। सीखने का कोई उम्र नहीं होता। सीखने का कोई उम्र नहीं है, और क्या आप हासिल कर सकते हैं इससे ये कोई नहीं जानता। पहले मोबाइल था तो पहले मतलब अभी के बच्चा मोबाइल चला लेता है, लेकिन वही अगर बूढ़े सबको दिया जाए नहीं चला पाते। पढ़े लिखे होते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। लेकिन कई सीख जाते हैं, बहुत आदमी सीख जाते हैं। आपको 60-65 एज के लोग मिलेंगे जो भी सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, है कि नहीं? तो इसीलिए कह रहे हैं कि कभी भी हम लोगों को जज नहीं करना है, ठीक है? और कभी भी हम लोगों को जो है एक्सपेक्टेशंस का जो है अनावश्यक पहाड़ बच्चों के ऊपर नहीं क्रिएट करना है। बच्चे जो फील कर रहे हैं, हाँ हिसाब से चल रहा है तो उसको उसी में प्रमोट करना चाहिए। हाँ रिफ्रेशमेंट अच्छा कर रहा है, आगे करो अच्छा। ठीक है, तो हम लोग को देखिए ये कोशिश जरूर करना है कि एज ए टीचर हमें ये इंश्योर करना है कि बच्चा का शरीर ही नहीं उसका मन भी जो है सही रहे। कुछ ना कुछ हम लोगों को जो काउंसलर का भी जो रोल है वो सभी टीचर्स को प्ले करना है, समझे कि नहीं? ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सके कि हमारा बच्चा जो है वो मेंटली और इमोशनली भी जो है हेल्दी रहे। जितना हम लोग समझा पाएंगे बच्चे को जो है इस तरीके से हेल्प कर पाएंगे उतना जो है आप ऑलराउंड हेल्दी जो है स्टूडेंट को प्रोड्यूस करिएगा। और देखिए बच्चे का अगर शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो वो कुछ ना कुछ बढ़िया कर ही लेगा, इसकी तो गारंटी है। ये जानना चाहिए, केवल उसमें कोई जो है गलत प्रभाव नहीं आना चाहिए, वो बच्चा बढ़िया करेगा। किताब का ज्ञान जो है वो पढ़ाई का एक छोटा हिस्सा मात्र है, उसी पर पूरा जीवन नहीं। ये चीज हमें सबको पता है। चलिए अब हम लोग एक ब्रेक लेंगे, आप लोग नाश्ता पानी करें, फिर देखते हैं अगला प्लान।
थैंक यू सर।